हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा है। तो वो बहुत मेन प्रिंसिपल है। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मत देखिए, इससे पहले वाली वीडियो देखिए, नहीं तो ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम एक्सप्रेशन देख रहे थे ऑस्मोसिस के लिए। तो हमें पता है एक आइडियल गैस इक्वेशन, अगर आप लोगों ने 11th के अंदर पढ़ी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो प्रेशर यूज़ किया है वो कैसा प्रेशर यूज़ किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ किया है। और ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई क्या होता है, इट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो मैं यहाँ पे कौन सा कंसीडर करूँगी, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसीडर करूँगी। तो मैं यहाँ पे पाई लिख सकती हूँ, पाई V = हो जाएगा nRT। ठीक है, तो ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ले रही हूँ। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हो गया यहाँ से पाई V = nRT। यहाँ पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जितने ऐड कर रखे हैं, R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो अगर मैं ये ऐसा करूँ कि V को यहाँ से इसके नीचे ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, पाई = N/V RT यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो N/V यहाँ क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना। तो यहाँ से CRT हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन B हम क्या यूज़ करेंगे, मोलैरिटी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन है CRT है, ठीक है, ये मान लो इसको भूल जाओ, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है लेकिन इस फॉर्मूले से हमें कैलकुलेशन करने में बहुत इजी रहेगा। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं उसको फॉर्मूला पुट यहाँ पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं सोल्यूट के। ठीक है, और क्या है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना, इतना होता है हमारा। तो अभी क्या है, RT भी लिखना, तो यहाँ पे लिख दो R और T। तो ये पाई किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर मैं क्या एक काम करती हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम है उसको वापस इसके साथ ले जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई V = यहाँ से क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। यहाँ पे क्या है, R और T भी हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर आप लोगों को पता है, अगर अलग अलग क्वांटिटीज़ पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन की, सोल्यूट का गिवन वेट अगर दे रखा है, गैस कांस्टेंट तो पता ही है, टेम्परेचर भी दे रखा है, तो आप ये चीज़ निकाल सकते हो, जो ये मोलर मास है ना, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो सोल्यूट का। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले आओ, तो M = हो जाएगा WRT डिवाइडेड बाय पाई V। ठीक है, जहाँ जो W है वो क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, गिवन वेट है सोल्यूट का। ठीक है, यहाँ पे M क्या है, ये है मोलर मास सोल्यूट का, पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, R गैस कांस्टेंट होता है, और T होता है टेम्परेचर। तो अगर हमें क्वांटिटीज़ पता है, जैसे कि W है, R है, T है, पाई है, V है, तो हम इजीली सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है, ये दोनों फॉर्मूले ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ से अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता है ना, तो हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए उनके, पॉलीमर्स के भी कर सकते हैं, और जो और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड हो जाता है इसीलिए। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अगर दो सॉल्यूशन हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो कुछ मेम्ब्रेन वगैरह कुछ भी लगाया हुआ है मान लो, या फिर नहीं भी लगाया हुआ है, जस्ट ये इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर, उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर,
तो उन्हें हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर ऐसे सॉल्यूशंस को अगर मैंने यहाँ पे भी आइसोटोनिक मतलब ये दोनों सॉल्यूशन डाल दिए, ये दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, मतलब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, और बीच में मैंने लगा दी यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, क्योंकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ना वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा ना वाटर यहाँ से यहाँ आएगा। तो इसका मतलब क्या है, नो वाटर फ्लोज फ्रॉम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई भी पानी कहीं से कहीं नहीं जाएगा और हमें मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा उसके अंदर से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारी ब्लड सेल्स होती है ना, ब्लड सेल्स, ठीक है, उनके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो उसका ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारा नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है ना, नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन मतलब जो सलाइन सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है, वाटर प्लस NaCl। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन होता है उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रावीनसली। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम क्या कर देते हैं, हमारी ये जो ब्लड सेल्स होती है इनको एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जिसकी जो परसेंटेज है वो 0.9% से ज़्यादा है। ठीक है, हमने क्या की, एक ब्लड सेल लिया और उसको 0.9% से ज़्यादा वाले सोडियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा उस सेल में से, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये जो सॉल्यूशन है ये मोर देन है, ठीक है, इसमें NaCl कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, इसके अंदर हमने डाल दी हमारी ब्लड सेल, तो क्या होगा, जो पानी है ना वो बाहर हो जाएगा और जो सेल है श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सिकुड़ जाएगी सेल। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने एक यहाँ पे ये ब्लड सेल है, यहाँ पे हमने एक ऐसा सॉल्यूशन भरा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन लेस है। ठीक है, लेस देन 0.9% NaCl, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कम कॉन्सेंट्रेशन हो जिसकी। ठीक है, तो हाइपरटोनिक जो होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। ठीक है, अब हाइपरटोनिक जो है उसके केस में क्या होगा, जो सेल है हमारी वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, लेकिन जो हाइपोटोनिक है ना, क्योंकि अब सॉल्वेंट जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो प्योरिटी से इम्प्योरिटी की तरफ मूव करेगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगी, जो सेल है वो फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। तो यही हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो कि ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड है। अब जो हमने शुरू में रॉ मैंगो वाला जो एग्जांपल लिया था ना, कि जो अम्बी होती है उसका अचार जब डालते हैं तो क्या होता है, उसको सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है, तो क्या होता है, मैंगो में से जो पानी होता है ना, प्योर वाटर होता है, वो बाहर निकल के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, ऑस्मोसिस हो जाता है, इसकी वजह से वो सिकुड़ जाती है और वो उसका अचार बन जाता है। ठीक है, इसी ऐसे ही क्या होते हैं, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो रिवाइव हो जाते हैं जब उनको फ्रेश वाटर के अंदर रखते हैं। तो ऐसे करके हम कैरेट वगैरह को भी फ्रेश वाटर के अंदर रखते हैं ना, तो ये सब ऑस्मोसिस के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो अभी हमने देखा, अगर हम वाटर के अंदर अगर हम क्या करें, ब्लड सेल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लड सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाती हैं, स्वेलअप भी हो जाती है ऑस्मोसिस की वजह से। अब जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सोल्टी फूड खाते हैं, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा जंक फूड उन्होंने खा लिया, उसके अंदर सोल्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो मन करता है, अगर हम सोल्टी फूड खा लेते हैं तो एकदम पानी पीने का मन करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हम ज़्यादा सोल्टी फूड खाते हैं तो टिश्यू सेल्स के अंदर वाटर रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन। ठीक है, और ये वाटर रिटेंशन की वजह से जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं या फिर जो टिश्यू सेल्स होती हैं उनके बीच में पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ऑस्मोसिस की वजह से ही, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग या फिर पफिनेस, और ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं हम इडीमा। ठीक है,
और हमारी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑस्मोसिस की कहाँ होती है, वाटर की मूवमेंट होती है सोइल से प्लांट की रूट्स में और फिर प्लांट के अपर पार्ट्स में, तो वो सारे ऑस्मोसिस की वजह से होता है, ठीक है। हाफ ऑस्मोसिस की वजह से होता है, हाफ ट्रांसपायरेशन की वजह से होता है वो। अब हम क्या करते हैं, मीट वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं सॉल्ट वगैरह लगा के। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल एक्शन को रोकने के लिए हम उसके ऊपर सॉल्ट वगैरह ज़्यादा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरिया वगैरह है, अगर बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन मान लो ज़्यादा होगी, ठीक है, सॉल्ट हमने मीट के ऊपर लगाए हुए, तो बैक्टीरिया वगैरह उसके ऊपर आएंगे। जब बैक्टीरिया वगैरह आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि सॉल्ट हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो उनके अंदर का जो वाटर होगा, बैक्टीरिया के अंदर का वाटर, वो बाहर चला जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ऑस्मोसिस के थ्रू ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इसी की वजह से कोई भी बैक्टीरिया या फिर सॉल्टेड मीट होता है या फिर कोई फ्रूट होता है, वो अपना वाटर लूज़ करता है, ठीक है, और मतलब सिकुड़ वगैरह जाता है और डाई हो जाता है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, जो फिनोमिना, ये हम ऑस्मोसिस के ऊपर ही बेस्ड पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिवर्स ऑस्मोसिस बताया था, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, ये भी एक मेन टॉपिक है। ये जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है ना, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाएं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर उससे ज़्यादा अगर प्रेशर लगाते हैं तो। अब क्योंकि प्योर सॉल्वेंट फ्लो करता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट ही फ्लो करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम सी वाटर को डिसलाइनेशन करने में यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, हमारा जो पीने लायक पानी होता है ना, हम जो पानी पीते हैं वो प्योर वाटर होता है, और जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा NaCl होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये है हमारा सॉल्ट वाटर, ठीक है, ये है हमारा प्योर वाटर। सॉल्ट वाटर के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा NaCl है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना सारा प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से प्योर वाटर मूव कर जाएगा प्योर वाटर की तरफ, सॉल्ट वाटर प्योर वाटर की तरफ मूव कर जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारे RO काम करते हैं ना, वो इसी प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं। और इसी को हम बोलते हैं कि सी वाटर का हमने डिसलाइनेशन कर दिया है। मतलब उसमें से सिर्फ नमक तो यहाँ रह जाएगा, प्योर वाटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर। अब पानी वगैरह की कमी हो रही है, तो मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसकी कमी होती है, तो यहाँ पे RO हर जगह लगाए जाते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो प्रेशर यहाँ पे लगाया जाता है ना, जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर को रोक सकते हैं या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस करा सकते हैं, बहुत हाई होता है, ठीक है। एक यहाँ पे जो पोरस मेम्ब्रेन जो लगाते हैं ना हम, ये बनी होती है सेल्यूलोज एसीटेट की, जिसको हम किसी सूटेबल सपोर्ट के मतलब ऊपर लगाते हैं, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है ये, ठीक है। सेल्यूलोज एसीटेट की ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाटर को तो पास होने देती है, लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ को पास नहीं होने देती, ना ही आयंस को पास होने देती है सी वाटर में से, ठीक है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो डिसलाइनेशन उसने प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से जो पीने वाला पानी है उसकी कमी ना हो कहीं भी। तो ये था हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे से हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, साथ ही कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगी जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के पास सेंड करूँ, आप वापस से मेरे को होमवर्क करके दें। थैंक यू।